प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडी पार्ट 2 चैप्टर 9। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था और ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 9 का। चलिए, हमारा टॉपिक है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट, खाका या स्वरूप तैयार करना है। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन होता है। यदि पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध नहीं होती है तो फर्म अपने वायदों को पूरा भी नहीं कर पाएगी तथा व्यवसाय को व्यवस्थित विधि से नहीं चला पाएगी। दूसरी ओर, यदि निधि की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो अनावश्यक रूप से लागत में वृद्धि होती है तथा अपव्यय भी होता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वित्तीय नियोजन ना तो वित्तीय प्रबंध के समतुल्य है और ना ही उसका स्थानापन्न है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करना है तथा वित्तीय विकल्पों पर उनसे मिलने वाले लाभों तथा उन पर आने वाली लागत पर फोकस करना है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य अंशधारियों की स्थापना में बढ़ोतरी करना है। दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन का उद्देश्य निधि आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए सुगम संचालन हेतु वित्तीय निर्णयों के मतानुसार उनकी उपलब्धता का ध्यान करना है। उदाहरणार्थ, यदि पूंजी बजट का निर्णय लिया जाता है तो प्रचालन उच्च स्तर के होंगे, व्यय एवं आगम की राशियों में वृद्धि होगी। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना होती है। इससे प्रबंध को निधि की मात्रा तथा आवश्यकता का समय ज्ञात करने में सहायता करता है। यह अधिक्य तथा संभावित कमी के विषय में भी बतलाता है जिससे उन अवस्थाओं का सामना करने के लिए पहले से ही आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए। इस तरह वित्तीय नियोजन निम्नलिखित युग्म उद्देश्य अंशधारियों की संपदा में बढ़ोतरी करना है। दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन का उद्देश्य निधि आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए सुगम संचालन हेतु वित्तीय निर्णयों के मतानुसार उनकी उपलब्धता का ध्यान करना है। उदाहरणार्थ, यदि पूंजी बजट का निर्णय लिया जाता है तो प्रचालन उच्च स्तर के होंगे, व्यय एवं आगम की राशियों में वृद्धि होगी। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना होती है। इससे प्रबंध को निधि की मात्रा तथा आवश्यकता का समय ज्ञात करने में सहायता करता है। यह अधिक्य तथा संभावित कमी के विषय में भी बतलाता है जिससे उन अवस्थाओं का सामना करने के लिए पहले से ही आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए। इस तरह वित्तीय नियोजन निम्नलिखित युग्म उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्षरत रहता है। निधियों का आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना। इसका तात्पर्य निधियों की विभिन्न उद्देश्यों की आवश्यकता अनुसार अनुमान लगाना है, जैसे दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय करने के लिए या व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करने के लिए आदि। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि समय का अनुमान लगाया जाए जिस समय ये निधियाँ उपलब्ध होंगी। वित्तीय नियोजन इन निधियों के संभावित स्रोतों को स्पष्ट करने का प्रयत्न भी करता है। यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है। निधि अधिक्य सदैव ही अनुचित है, ठीक उसी प्रकार जैसे अनुपयुक्त निधिकरण। यद्यपि कुछ धन अधिक मात्रा में हो सकता है, अच्छी वित्तीय योजना इसको अच्छे से अच्छे उपयोग में ला सकती है ताकि वित्तीय संसाधनों को बिना उपयोग ना छोड़ा जाए तथा अनावश्यक रूप से लागत में न जोड़ दिया जाए। अतः उपयुक्त निधि आवश्यकता की तुलना तथा उनकी सुलभता वित्तीय नियोजन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। एक व्यवसाय की निधि आवश्यकता के अनुसार की प्रक्रिया तथा निधि के स्रोतों का वर्गीकरण ही वित्तीय नियोजन कहलाता है।
वित्तीय नियोजन में एक दिए हुए समय में विकास, निष्पादन, निवेश तथा निधि की आवश्यकता को ही ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय नियोजन में दोनों ही अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नियोजन सम्मिलित होता है। दीर्घकालीन नियोजन से तात्पर्य दीर्घकालीन विकास तथा निवेश से होता है। इसका फोकस पूंजीगत व्यय कार्यक्रम पर होता है। अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत अल्पकालीन वित्तीय योजना आती है, जिसे बजट कहते हैं। प्रारूपिक वित्तीय नियोजन 3 से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लंबे समय के वित्तीय नियोजन कुछ जटिल हो जाते हैं तथा कम उपयुक्त होते हैं। ऐसी योजनाएं जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए तैयार की जाती है उन्हें बजट कहते हैं। विस्तार में बजट वित्तीय नियोजन के अभ्यास का ही उदाहरण है। इनमें कार्यवाही की विस्तृत योजना होती है जो प्रायः 1 वर्ष या उससे कम समय की होती है। वित्तीय नियोजन का शुभारंभ बिक्री के पूर्वानुमान लगाने से होता है। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी आगामी 5 वर्षों के लिए वित्तीय योजना बनाती है। इसका आरंभ अनुमानित बिक्री से होगा जो आगामी 5 वर्षों में होने की आशा की जा सकती है। इसी पर आधारित वित्तीय विवरणों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि निवेश के लिए निधि स्थायी पूंजी के लिए तथा चालू पूंजी के लिए कितनी आवश्यक होगी। इसके उपरांत उस समय में होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जाता है ताकि यह विचार लगाया जा सके कि आंतरिक स्रोतों से कितनी निधि का प्रबंध किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिधारित उपार्जन में से लाभांश भुगतान कर देने के पश्चात कंपनी को कितनी निधि इस आंतरिक स्रोत से उपलब्ध हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि बाह्य निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकेगा। इसके बाद बाह्य निधि आवश्यकता की पूर्ति किन स्रोतों से होगी की पहचान की जाती है तथा रोकड़ बजट तैयार किए जाते हैं ताकि इन घटकों को अमल में लाया जा सके। महत्व: किसी भी व्यावसायिक इकाई के समग्र नियोजन का वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका लक्ष्य कंपनी कोष की उपलब्धता के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अनिश्चितता का सामना करने के योग्य बनाता है। यह संगठन के सुगम प्रचालन में सहायक होती है। वित्तीय नियोजन के महत्व को निम्नलिखित के अनुसार समझा जा सकता है। इसका यह प्रयत्न होता है कि यह पहले से ही बतला दिया जाए कि भविष्य में विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों में क्या घटित हो सकता है। ये स्वयं काम करके फर्म की सहायता करते हैं कि संभावित परिस्थितियों का कैसे ठीक प्रकार से समाधान किया जा सके। दूसरे शब्दों में यह फर्म को भविष्य की परेशानियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ बनाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कंपनी की बिक्री में 20% की वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि यह वृद्धि 10% या 30% हो। बहुत से व्यय की मदें इन 3 परिस्थितियों में भिन्न होगी। इन 3 परिस्थितियों में ब्लूप्रिंट बनाकर प्रबंध यह निश्चय कर सकता है कि इन तीनों परिस्थितियों का क्या किया जाना चाहिए। स्थानापन्न वित्तीय नियोजनों की इस तरह की तैयारी कुछ विभिन्न परिस्थितियों में स्पष्ट रूप में व्यवसाय के सुगम संचालन में असीम सहायता प्रदान करती है। यह व्यावसायिक आकस्मिक परेशानियों तथा विस्मयों से बचने में सहायता करती है तथा भविष्य निर्माण में भी सहायक होती है। विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। उदाहरणार्थ, उत्पादन तथा विक्रय कार्यों में स्पष्ट नीति निर्धारित करके सहायता करती है। वित्तीय प्रबंधन में कार्य की विस्तृत योजना तैयार करके अपव्यय को कम किया जा सकता है तथा क्रियाओं की पुनरावृत्ति तथा नियोजन में अंतराल को भी कम किया जा सकता है। यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। यह निवेश तथा वित्तीय निर्णयों में अनवरत आधार पर संपर्क स्थापित करता है। विभिन्न व्यावसायिक खंडों के उद्देश्यों की व्याख्या करके यह वास्तविक निष्पादन का आसानी से मूल्यांकन करता है। पूंजी संरचना: वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण निर्णय वित्तीय प्रारूप से संबंधित है तथा निधियों को बढ़ाने में विभिन्न स्रोतों के उपयोग का अनुपात। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्वामित्व निधि तथा उधार लिया हुआ या ग्रहित निधि। चलिए इससे पहले एक स्टोरी देख लेते हैं, फिर आगे का हम लोग समझेंगे।
ऋणों पर कटौती। अत्यंत सफल व्यवसाय भी ऋण से मुक्त नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कितना ऋण पर्याप्त है, आगे आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं, यह जानकारी प्राप्त करना ही ऋण की व्यवस्था है। ऋण की उचित मात्रा की बात करें तो इसका तात्पर्य एक व्यवसाय जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है तथा दूसरा जो आर्थिक परिवर्तनों या बाजार की अवस्थाओं का कुशलतापूर्वक सामना कर सकता है का अंतर हो सकता है। विभिन्न परिस्थितियां ऋण लेने को प्रमाणित कर सकती हैं। सामान्यतः जब आपको रोकड़ प्रवाह को प्रोत्साहित करना है या वित्तीय प्रयास विकास करना है अथवा व्यापार को बढ़ाना है, तभी ऋण लेना सार्थक होता है। जब आप विकास की ओर अग्रसर होते हैं तब ऋण आपको उत्तोलक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अत्यधिक ऋण व्यवसाय को संकट में डाल सकता है। अतः यह प्रश्न सामने आता है कि कितना ऋण पर्याप्त है। विशेषज्ञों का मत है कि रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण तथा साथ ही उद्योग का विश्लेषण करना ही इसका उत्तर है। एक व्यवसाय जो उन्नति नहीं करता समाप्त हो जाता है। आपको उन्नति नहीं करता समाप्त हो जाता है। आपको उन्नति करनी है, लेकिन आपकी उन्नति आपके व्यवसाय की आर्थिक सीमाओं के अंदर ही होनी चाहिए। एक व्यवसाय को आदर्श पूंजी ढांचे की क्या आवश्यकता है ताकि वह उद्योग में व्यवहारिक बना रहे। यदि आपके उद्योग में उच्च व्यवहार्यता है तो आपको कम ऋण लेना चाहिए। यदि आपके उद्योग में लघु व्यवहार्यता है तो आप अधिक ऋण ले सकते हैं। यद्यपि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं किसी व्यावसायिक इकाई को ऋण स्वीकृत करते समय ऋण क्षमता अनुपात की संतोषजनक स्थिति होने पर विशेष ध्यान देती है, न कि किसी ऋण दाता की इच्छानुसार कोषों में वृद्धि व्यवसाय की सुदृढ़ ऋणी स्थिति का प्रमाण समझा जाता है। कुछ वित्तीय संस्थाएं अति उत्साही ऋणदाता होती हैं, विशेषकर जबकि कुछ प्रलोभन देने का प्रयत्न किया जा रहा हो या विश्वसनीय व्यवसायिक ग्राहकों को नियंत्रण में लेने की इच्छा हो। एक बैंक संपार्श्विक संबंधी संपत्तियों में अधिक रुचि रखती है, अपेक्षाकृत उस अवस्था के जब उपार्जित आय को ऋण सेवा में उपयोग के योग्य समझा जाएगा। इन ऋण परेशानियों से परे यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने व्यवसाय में अपने वित्तीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या सुदृढ़ ऋण नीति बनाने का निर्णय लेते हैं। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बहुत से उद्यमी यह जानकारी नहीं रखते कि एक सफल व्यवसाय के लिए वित्तीय विश्लेषण कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि व्यवसायी उनके लेखाकारों तथा तैयार किए हुए वित्तीय लेखों को प्रस्तुत करने पर उनमें निहित महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूरा लाभ भी नहीं उठाते। स्वामित्व निधि में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश तथा संचय एवं आधिक्य अथवा प्रतिधारित उपार्जन सम्मिलित होते हैं। गृहीत निधि में ऋण पत्र, सार्वजनिक जमा आदि सम्मिलित होते हैं। इनको बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं, ऋण पत्रधारियों एवं जनता से उधार लिया जा सकता है। पूंजी संरचना से आशय स्वामिगत तथा गृहीत निधि के मिश्रण से है। इन्हें असमता तथा ऋण के रूप में तदंतर पाठ में उल्लेखित किया जाएगा। ऋण क्षमता अनुपात की गणना इस प्रकार होती है। ऋण क्षमता अनुपात बराबर ऋण बटे क्षमता अथवा कुल पूंजी में ऋण की मात्रा, जैसे ऋण प्लस ऋण क्षमता। फर्म के दृष्टिकोण से ऋण तथा क्षमता दोनों की लागत तथा जोखिम में महत्वपूर्ण अंतर होता है। एक फर्म में क्षमता की अपेक्षा ऋण की लागत कम होती है, क्योंकि उधारदाता महाजन का जोखिम अंशधारियों के जोखिम से कम होता है। उधारदाता एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में पाते हैं तथा एक निश्चित समय के उपरांत उन्हें अपनी निवेशित राशि का भुगतान भी प्राप्त हो जाता है। अतः उनकी आय की मांग निम्न दर की होती है।
इसके अतिरिक्त ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज कर के रूप में देनदारियों में से कम किया जाता है, जबकि लाभांश का भुगतान लाभ में से कर को घटाने के बाद शेष लाभ में से किया जाता है। ऋण के बढ़ते हुए उपयोग से यह संभावना होती है कि फर्म की पूंजी की कुल लागत कम हो जाए, बचते की क्षमता का लागत अप्रभावित रहे। ऋण क्षमता अनुपात के बदलाव का प्रति अंश आय पर प्रभाव अगले अध्याय में विस्तार से किया गया है। एक व्यवसाय के लिए ऋण सस्ता होता है लेकिन अधिक जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि ऋण पर ब्याज तथा मूल राशि की भुगतान निश्चित रूप से व्यवसाय को करना होता है। इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की चूक व्यवसाय को दिवालिया होने के लिए बाध्य कर सकती है। समता की दशा में से कोई बाध्यता नहीं होती है, अतः समता पूंजी को व्यवसाय के लिए जोखिम रहित समझा जाता है। ऋणों का अधिक उपयोग एक व्यवसाय का स्थायी व्यय बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप ऋणों का बढ़ता हुआ उपयोग व्यवसाय के वित्तीय जोखिम में भी वृद्धि करता है। व्यवसाय की पूंजी संरचना इस प्रकार लाभदायकता तथा वित्तीय जोखिम दोनों को प्रभावित करती है। पूंजी संरचना को सर्वोत्तम तब कहा जाएगा जब ऋण तथा समता का अनुपात ऐसा होगा जिसका परिणाम समता अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, पूंजी संरचना से संभावित सभी निर्णय ऐसे हो जिससे अंशधारियों की पूंजी में वृद्धि हो। ऋण का समस्त पूंजी से अनुपात को वित्तीय उत्तोलक के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऋण का समस्त पूंजी से अनुपात को वित्तीय उत्तोलक के नाम से भी पुकारा जाता है। वित्तीय उत्तोलक की गणना ऋण बटे समता या ऋण बटे ऋण प्लस समता सूत्र द्वारा की जाती है। यहाँ ऋण से तात्पर्य बाह्य ऋणगत पूंजी तथा समता से तात्पर्य अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी, जिसमें अर्जित लाभ यदि लाभांश के रूप में निकाले गए हो को सम्मिलित किया जाता है। जब वित्तीय उत्तोलक बढ़ती है तो निधि की लागत घटती है, क्योंकि सस्ते ऋणों का उपयोग अधिक होता है, लेकिन वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है। वित्तीय उत्तोलक का व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रभाव EBIT EPS निम्न उदाहरण के द्वारा देखा जा सकता है। 3 स्थितियों को ध्यान में रखा गया है। स्थिति 1 में कोई ऋण नहीं है, अर्थात बिना उत्तोलक व्यवसाय। स्थिति 2 तथा 3 में ऋण की मात्रा 1 लाख तथा 2 लाख रुपए मानी गई है। संपूर्ण ऋण ब्याज दर 10% वार्षिक है। कंपनी की प्रति अंश आय 0.93 प्रति अंश यदि यह बिना उत्तोलक है। जब ऋण 1 लाख रुपए है तो प्रति अंश आय 1.5 रुपये है। जब ऋण कुछ अर्थात ऊंचा अर्थात 20 लाख रुपए है तो उसकी प्रति अंश प्रायः 1.40 रुपये हो गई है। क्या कारण है कि ऋण की मात्रा बढ़ने से प्रति अंश आय में भी वृद्धि हो गई है? इसका कारण ऋण की लागत आय से कम होना है, जिसका उपार्जन कंपनी निधि विनियोजन से करती आ रही है। कंपनी के कुल विनियोजन आय को ROI कहा जाता है। प्रतिशत का EBIT बटे कुल निवेश गुना 100 और फिर 80 4 लाख बटा 30 लाख गुना 100। यह 10% ब्याज से अधिक है जो ऋण निधि का भुगतान हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि हमें किसी भी व्यवसाय को करने के लिए ज़्यादा ऋण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख लेते हैं। एक फर्म की पूंजी संरचना का निर्धारण करने में विभिन्न प्रकार की निधियों से संबंधित अनुपात का निर्धारण सन्निहित होता है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक ऋण को निरंतर सेवा की अपेक्षा रहती है। एक व्यवसाय के लिए ऋण का पुनर्भुगतान तथा ब्याज का समयानुसार भुगतान अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि एक कंपनी ऋणों की मात्रा में वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे ऋणों की मात्रा ऊंची होने के कारण पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक में पूरा समझाया गया है। इसके लिए आप बुक देख सकते हैं। मैं आपको रिव्यू करके ही बता रही हूँ जिससे आप जल्दी सीख सकें। चलिए अब हम लोग
इसमें देख लेते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है हमारा रोकड़ प्रवाह स्थिति। ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्व रोकड़ प्रवाह के आकार को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। ब्याज आवरण अनुपात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ब्याज आवरण अनुपात वही जो हम लोग ब्याज लेते हैं उसके आवरण में भी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसको हमें देख लेना चाहिए। ऋण सेवा आवरण अनुपात, ऋण सेवा हम लोग समय पर कर पा रहे हैं कि नहीं उसे देखना है। निवेश पर आय, यदि कंपनी की निवेश पर आय ऊंची दर की है तो प्रति अंश आय को बढ़ाने के लिए कंपनी संपदा पर व्यापार के उपयोग का चुनाव कर सकती है, अर्थात इसके ऋण उपयोग की योग्यता उच्च श्रेणी की है। कर दर को, यद्यपि ब्याज कुल आगम में से कम किया जाने वाला व्यय है, ऋण की लागत कर दर से प्रभावित होती है। समता की लागत, प्रत्येक अंशधारी अपने द्वारा धारित अंश पूंजी पर उसके द्वारा उठाए गए जोखिम के अनुपात में आय प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, इसलिए उस समता का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रवर्तन लागत, कंपनी प्रवर्तन में स्रोतों में वृद्धि करने पर कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं जब अंशों तथा ऋण पत्रों का जनता में निर्गमन किया जाता है तो कुछ यथेष्ट व्ययों के भुगतान करने की आवश्यकता भी होती है। जोखिम का ध्यान, जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है कि किसी भी व्यवसाय में ऋणों की मात्रा में वृद्धि वित्तीय जोखिम में वृद्धि करती है। वित्तीय जोखिम से तात्पर्य उस अवस्था से है जब कोई कंपनी अपने निश्चित वित्तीय व्ययों अर्थात ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होती है। लचीलापन, यदि एक फर्म अपनी ऋण संभावित का पूरा उपयोग करती है तो यह और अधिक ऋणों के बोझ को नहीं उठा पाती, अर्थात और एक ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती। अतः लचीलापन बनाए रखने के लिए इसे अदृश्य परिस्थितियों से सावधान रहते हुए अपनी ऋण लेने की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। नियंत्रण, ऋण प्राय नियंत्रण को कमजोर होने का कारण नहीं होता। एक कंपनी का क्षमता अंशों में सार्वजनिक निर्गमन कंपनी में प्रबंध की पकड़ को कमज़ोर करता है और इस कमजोरी की हालत में दूसरों को अधिकार में लेने के योग्य बनाता है। नियामक ढांचा, प्रत्येक कंपनी को नियामक ढांचा जिसका निर्माण विधान के अनुसार होता है के अधीन चलना होता है। उदाहरणार्थ अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन सेबी की हिदायतों के अंतर्गत ही होता है। शेयर बाजार की दशाएं, यदि शेयर बाजार की दशा ऊंची है अर्थात शेयर बाजार में तेजियों का बोलबाला है तो समता अंशों का विक्रय सुगम होता है, यहाँ तक कि बड़ी ऊंची कीमत पर भी विक्रय संभव होता है। प्रायः ऐसी अवस्था में कंपनियों द्वारा समता अंश पूंजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक मंदी के समय एक कंपनी को समता पूंजी का जुटा पाना जटिल कार्य होता है तथा प्रायः कंपनियां ऋण लेना ही बेहतर समझती है। अतः शेयर बाजार की दशाएं कंपनी को समता पूंजी अथवा ऋण दोनों में से एक के चुनाव के लिए विवश करती है, अर्थात चुनाव को प्रभावित करती है। अन्य कंपनियों की पूंजी संरचना, पूंजी संरचना नियोजन में एक उपयोगी मार्गदर्शक अन्य कंपनियों का जो इसी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है का ऋण क्षमता अनुपात है। प्रायः प्रत्येक कंपनी के अपने कुछ नियम होते हैं जो मदद कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी नियमों का पालन अंधा बनकर नहीं करती है। उदाहरण के लिए यदि एक फर्म की व्यावसायिक जोखिम बड़ी ऊंची है तो वह उसी प्रकार की वित्तीय जोखिम को सहन नहीं कर सकती जो कंपनी नियमों में सुझाई गई है। यह छोटे स्तर के ऋण के लिए हो सकती है। अतः प्रबंध को यह ज्ञात होना चाहिए कि उद्योग के नियम क्या है, क्या वे उनका अनुसरण कर रहे हैं, क्या हम उनसे विचलित होकर किसी अन्य दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। दोनों अवस्थाओं में उपयुक्त औचित्य अवश्य होना चाहिए। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी के बारे में जान लेते हैं। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यवसाय को निधि की आवश्यकता उसकी संपत्तियों के क्रय तथा क्रियाओं के संचालन के लिए होती है। कंपनी को स्थायी संपत्तियों तथा चालू संपत्तियों में निवेश करने की आवश्यकता होती है। स्थायी संपत्तियां वे होती हैं जो व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होती है या और लंबे समय तक कार्यान्वित रहती है। उदाहरण के तौर पर संयंत्र एवं मशीन, फर्नीचर एवं मिक्स, भूमि एवं भवन तथा वाहन आदि। स्थायी संपत्तियों में निवेश का निर्णय बहुत सोच विचार के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि स्थायी संपत्तियों में निवेश किया हुआ धन
बड़ी भारी मात्रा में होता है। इस प्रकार के लिए वे निर्णय अटल अथवा अपरिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं और यदि परिवर्तन किया जाता है तो बड़ी भारी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार के निर्णयों को पूंजी बजटिंग निर्णयों के नाम से पुकारा जाता है। चालू संपत्तियां वे हैं जो व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों में एक वर्ष के अंदर ही रोकड़ या रोकड़ तुल्य में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरणार्थ स्कंद, देनदार, प्राप्य, बिल आदि। स्थायी पूंजी का प्रबंध। स्थायी पूंजी से आशय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से है। स्थायी व्यवस्था में फर्म की पूंजी का विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में आवंटन किया जाता है। ऐसी संपत्तियों के लिए वित्त की व्यवस्था में पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों जैसे समता या पूर्वाधिकार, अंश, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण तथा व्यवसाय के प्रतिधारित उपार्जन से की जानी चाहिए। स्थायी संपत्तियां या वित्त प्रबंधन कभी भी अल्पकालीन स्रोतों से नहीं किया जाना चाहिए। इन संपत्तियों में किया गया निवेश, क्रय पर किया गया व्यय, विस्तार पर किया गया व्यय, आधुनिकीकरण एवं उनके प्रतिस्थापन पर किए गए व्यय भी सम्मिलित होते हैं। इन निर्णयों में भूमि का क्रय, भवन, संयंत्र तथा मशीनों आदि का क्रय तथा किसी नई उत्पाद लाइन का प्रवर्तन ताकि उत्पादन नई तकनीकों से हो सके सम्मिलित होते हैं। बड़े भारी व्यय जैसे विज्ञापन, अभियान, खोजों या अनुसंधान, विकास कार्यक्रम जिनका प्रभाव दीर्घकाल तथा प्रभावशाली रहेगा, पूंजी बजटिंग निर्णयों के अनुपम उदाहरण है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था या निवेश या पूंजी बजटिंग निर्णय निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण है। दीर्घकालीन विकास तथा प्रभाव। ये निर्णय दीर्घकालीन विकास के लिए किए जाते हैं। दीर्घकालीन संपत्तियों में निधि के निवेश से भविष्य में आमदनी होती है जिस आशा पर इनमें निवेश किया जाता है। ये व्यवसाय भविष्य की संभावनाओं तथा प्रत्याशाओं को प्रभावित करती है। इनमें निधि की बड़ी मात्रा अलिप्त होती है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप पूंजी कोष का एक बड़ा भारी भाग इन दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश करने से अविचल हो जाता है, अर्थात पूंजी स्थिर हो जाती है। इसलिए इन निर्णयों को लेने से पहले इनका विस्तृत विश्लेषण कर लेने के उपरांत ही कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। इन निर्णयों से यह भी ध्यान रखा जाता है कि निधि को कहाँ से किस ब्याज दर पर लिया जाए। जोखिम का अल्पित होना। स्थायी पूंजी में निवेश की भारी मात्रा अल्पित होती है। अनुत्क्रमणीय निर्णय। यदि ऐसे निर्णय एक बार में ले लिया जाए तो उन्हें बिना भारी हानि उठाए बदला नहीं जा सकता। किसी परियोजनाओं को भारी निवेश के उपरांत बंद करने का तात्पर्य कोषों का अपव्यय होता है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक व्यापारिक इकाई की स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता एक निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि उस संयंत्र तथा मशीनें आदि क्रय करने की आवश्यकता नहीं होती है। संक्रिया का मापदंड। एक बृहद आकार वाले संगठन जो बड़े स्तर पर संचालित है उसे बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक स्थान की भी आवश्यकता होती है, अतः उसे स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत छोटे उद्योगों को छोटी मशीनों तथा थोड़े स्थान की ही आवश्यकता होती है। तकनीक का विकल्प। कुछ संगठन पूंजी प्रधान होते हैं तो दूसरे श्रम प्रधान होते हैं। पूंजी प्रधान संगठनों में संयंत्र एवं मशीनों के क्रय के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है। ऐसे उद्योगों में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरी ओर श्रम प्रधान संगठनों में स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता कम ही होती है, क्योंकि उनकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। तकनीकी उत्थान। कुछ उद्योगों में संपत्तियां शीघ्र ही अप्रचलित हो जाती है, परिणाम स्वरूप इनका प्रतिस्थापन शीघ्र ही कराना होता है। ऐसी कंपनियों में स्थायी संपत्तियों में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर बहुत शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं तथा शीघ्र ही उनका प्रतिस्थापन भी किया जाता है। यदि हम उसकी तुलना फर्नीचर से करें तो पाते हैं कि फर्नीचर इतना शीघ्र ना तो अप्रचलित होता है और ना ही इतना शीघ्र प्रतिस्थापित किया जाता है, अतः इसे संस्थान उनकी संपत्तियां शीघ्र ही अप्रचलित होने को अधोमुखी होती रहती है। इन्हें स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए
स्थायी रूप में स्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। विकास प्रत्याशा, किसी संगठन में ऊंची दर से विकास की प्रत्याशा की संतुष्टि के लिए प्रायः स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। विविधीकरण, एक फर्म विभिन्न कारणों से अपनी संचालन प्रक्रिया में विविधीकरण द्वारा विविधता ला सकती है। यह क्रिया स्थायी पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि करके भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक कपड़ा निर्माण कंपनी एक सीमेंट उत्पादन संयंत्र लगाकर विविधता ला सकती है। स्पष्ट है कि इसकी स्थायी पूंजी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। वित्तीय विकल्प, एक विकसित वित्तीय बाजार कुल विक्रय के लिए विकल्प के रूप में पट्टेदारी सुविधा मुहैया करा सकता है। जब एक संपत्ति पट्टे पर ली जा रही है तो क्रेता फर्म विक्रेता को पट्टेदारी किराया देता है तथा संपत्ति को अपने प्रयोग में लाता है। सहयोग का स्तर, कभी कभी कुछ व्यावसायिक संगठन एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक बैंक दूसरे बैंक की ऑटोमेटिक टेलर मशीन का उपयोग कर सकती है या उनमें से कुछ संयुक्त रूप से ऐसी सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। यह तभी संभव होता है कि उनमें से प्रत्येक का संचालन पैमाना उस स्तर का नहीं होता कि वह उस सुविधा का पूरा लाभ उठा सके। इस प्रकार के सहयोग या कोलैबोरेशन स्थायी संपत्तियों में निवेश के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं। उन सहयोगी संस्थानों में जो इस प्रकार का सहयोग निर्माण करते हैं। कार्यशील पूंजी, स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए अतिरिक्त प्रत्येक व्यवसाय संगठन को चालू संपत्तियों में भी निवेश की आवश्यकता होती है। इस निवेश सुविधा के माध्यम से दैनिक संचालन क्रियाओं को सुगम रूप से संचालित रखने में व्यवसाय को सहायता प्राप्त होती है। चालू संपत्तियां प्रायः अधिक तरल होती है लेकिन व्यवसाय को स्थायी संपत्तियों की अपेक्षा कम ही लाभदायक होती है। चालू संपत्तियों के कुछ उदाहरण उनके तरलता के क्रम में नीचे दिए गए हैं। इनको देखने से पहले आइए हम एक स्टोरी को पढ़ लें। यहाँ पे कार्यशील पूंजी स्थिति को समझ लें अच्छे से। पीटी अस्ट्रा इंटरनेशनल इंडोनेशिया ऑटोमेकर के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर के अनुसार भारी बिक्री के कारण ये 18 महीने अधिक चमत्कारी रहे हैं। इस दौरान US मुद्रा में $4 अरब की बिक्री हुई है। इंडोनेशिया फिर उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा उपभोक्ताओं की नई पीढ़ी प्रथम वाहन मोटरसाइकिल के उत्सुक है। साथ ही होंडा तथा टोयोटो की ऑस्ट्रा की अधिक प्रीमियम वॉन्ट्स की भी जिज्ञासा है। प्रस्ताव का सबसे सराहनीय अंग यह है कि कार्यशील पूंजी प्रबंध स्वयं अपनी सुरक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। व्यवसाय पर निर्भरता तथा व्यापारिक प्राप्तियों की गणना अनुसार हमारे पास 8 और 19 दिन के मध्य की कार्यशील पूंजी है। स्लैग के अनुसार कंपनी को यह चमत्कारिक उन्नति संचालनीयता ने दी। उनमें से एक कारण यह भी है कि कार्यशील पूंजी का विस्तार उस दर से नहीं हुआ जिस दर से स्कंद का हुआ, बल्कि इसकी दुर्लभता ही बनी रही। हम उस बाजार में हैं जो हमें नए उत्पादों की प्रतिक्रिया सुदृढ़ता से देता है। स्लैग और उत्पादों की पूर्व बिक्री भी बड़ी उच्च कोटि की है। हम 4 से 6 महीने पूर्व ही भुगतान सहित ऑर्डर प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी रोकड़ स्थिति को अच्छा बनाने में सहायता करती है। यदि सब कुछ ठीक रहा हो तो हमारा एक वाहन शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगा तथा डीलरों तक पहुंच जाएगा। हमारी स्कंद लागत बड़ी कम है तथा उत्पाद लाइन भी सुगमता से आगे बढ़ती है। कार्यशील पूंजी प्रबंध में बैंक की हितकारी भूमिका एक बड़ा भारी कारण है कि रोकड़ प्रवाह व्यवसाय में उन्नतिशील ही है। बैंकिंग प्रतियोगिता एक अच्छा प्रबंधकीय परिणाम है। कंपनी ने पारंपरिक बैंकों तथा राज्य सरकारों के भारतीय संस्थानों को हटाकर अधिक प्रतियोगी निजी संस्थाओं तथा विदेश बैंकों जो उनके भागीदार हैं से संबंध स्थापित की अनुमति दे दी है। इन बैंकों ने शिल्प विज्ञान टेक्नोलॉजी में रोकड़ प्रवाह पर दृष्टिपात करते हुए निवेश किया। जो पूंजी इन बैंकों ने टेक्नोलॉजी में रोकड़ प्रवाह पर दृष्टिपात करते हुए निवेश किया जो 5 वर्ष पूर्व एक असाधारण घटना थी।
कार्यशील पूंजी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की मूलभूत प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी को आवश्यकता को प्रभावित करती है। एक व्यापारिक संगठन को जहां केवल माल का क्रय एवं विक्रय ही होता है, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत एक निर्णायक उपभोक्ता वस्तु के रूप में निर्माण किया जाता है। इसका कारण यह है कि व्यापारिक संगठन में प्रायः माल की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अतः यहाँ कच्चे माल तथा तैयार माल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे ही माल का क्रय किया जाता है वह ज्यों का त्यों तुरंत ही बेच दिया जाता है। कभी कभी तो माल प्राप्त होने से पहले ही उसका सौदा कर दिया जाता है, जबकि निर्णायक उद्योग में कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है, अर्थात उसे उपभोग योग्य तैयार किया जाता है तथा कहीं जाकर वह बिक्री योग्य बनता है। यदि अन्य बातें समान रहे तो एक व्यापारिक इकाई को कार्यशील पूंजी की कम ही आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह सेवा उद्योगों को क्योंकि कुछ भी माल का स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें भी कम ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। संचालन का स्तर। ऐसे उद्यम जिनका संचालन स्तर बहुत ही उच्च कोटि का है, उन्हें स्टॉक व देनदारों की मात्रा काफ़ी अधिक रखनी पड़ती है। व्यवसाय चक्र। व्यावसायिक चक्र की विभिन्न दशाएं एक फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। मौसमी कारक। कुछ व्यवसाय मौसमी होते हैं, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री। मौसम की चरम या शीर्ष स्तर पर जब उसकी क्रिया अधिक गतिशील होती है, अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र से तात्पर्य कच्चे माल की प्राप्ति तथा उस माल को पक्के माल में परिवर्तित करने तक के समय के अंतर से है। कुछ व्यवसायों का उत्पादन चक्र दीर्घकालीन होता है तो अन्य के लघुकालीन। उधार विक्रय सुविधा। विभिन्न कंपनियां अपने ग्राहकों का विभिन्न प्रकार की उधार की शर्तों पर माल बेचती है। यह सब प्रतियोगिता स्तर पर निर्भर करता है तथा ग्राहक वर्ग की योग्यता अनुसार भी उधार दिया जाता है। उधार क्रय सुविधा। जब कोई फर्म अपने ग्राहकों को उधार माल बेचती है तो उसे उधार क्रय पर माल मिल भी जाता है। संचालन कार्यकुशलता। कंपनियां अपने संचालन का विभिन्न प्रकार की कार्यकुशलताओं से प्रबंध करती हैं। कच्चे माल की उपलब्धि। यदि कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं आसानी एवं सुगमता से उपलब्ध होती रहती हैं तथा उनकी आवक में कोई रुकावट नहीं होती है, तो माल का थोड़ा स्टॉक भी पर्याप्त होता है। विकास प्रत्याशा। यदि किसी व्यवसाय के विकास की संभावना अधिक प्रतीत होती है तो उसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से वह व्यवसाय अधिक माल का उत्पादन भी कर सकेगा। प्रतियोगिता का स्तर। उच्च स्तरीय प्रतियोगिता की अवस्था में अधिक तैयार माल की आवश्यकता होगी ताकि ग्राहकों को तुरंत आदेशानुसार माल की पूर्ति की जा सके। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की अवस्था में प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और उत्पादन तथा बिक्री को स्थायी बनाए रखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतः मुद्रास्फीति के अधिक होने से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इस विषय में यह याद रखना चाहिए कि यदि मुद्रा प्रसार की दर 5% बढ़ती है तो यह आवश्यक नहीं है कि कार्यशील पूंजी का प्रत्येक घटक भी 5% ही बढ़ेगा, अर्थात विभिन्न घटकों में बढ़ोतरी का प्रतिशत लगभग और भी अधिक होगा। वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विभिन्न घटकों जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, श्रम लागत, तैयार माल आदि के मूल्यों के वृद्धि के अनुसार होगी तथा उनका कुल आवश्यकता में क्या अनुपात है, इस बात पर भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर प्रभाव पड़ेगा। सारांश। व्यावसायिक वित्त क्या है? व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इसे ही व्यावसायिक वित्त कहते हैं। लगभग सभी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है। वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन, संचालन, इनमें आधुनिकीकरण, विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए होती है।
वित्तीय प्रबंधन। सभी वित्त के लिए कुछ लागत की आवश्यकता होती है। यह अति आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता की अवस्था अत्यंत सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन का संबंध इसकी इष्टतम उपलब्धता तथा वित्त के उपयोग से है। इष्टतम उपलब्धता के लिए वित्त के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है तथा उनके ऊपर आने वाले व्यय की तुलना की जाती है तथा संबंधित जोखिम का भी ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य तथा वित्तीय निर्णय। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 3 मूलभूत वित्तीय निर्णयों से संबंधित होता है। वित्तीय निर्णय लेने का अर्थ 3 विस्तृत निर्णयों से है जो निम्नांकित हैं: निवेश संबंधी निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय तथा लाभांश से संबंधित निर्णय। वित्तीय नियोजन और उसका महत्व। वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य परिचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करता है। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन होता है। निधियों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना, यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है। पूंजी संरचना और उसके कारक। वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण निर्णय वित्तीय प्रारूप से संबंधित है तथा निधियों को बढ़ाने में विभिन्न स्रोतों के उपयोग का अनुपात। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: स्वामिगत निधि तथा उधार लिया हुआ या ग्रहित निधि। पूंजी संरचना और उसको प्रभावित करने वाले कारक। एक फर्म की पूंजी संरचना का निर्धारण में विभिन्न प्रकार के निधियों से संबंधित अनुपात का निर्धारण सन्निहित होता है। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी से आशय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से है। स्थायी पूंजी व्यवस्था में फर्म की पूंजी का विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में आवंटन किया जाता है तथा उस प्रकार की संपत्तियों में लगाया जाता है जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग में आती है। इस प्रकार के निर्णयों को निवेश निर्णयों के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें पूंजी बजटिंग निर्णयों के नाम से भी जानते हैं, जो लंबे समय तक कंपनी की लाभदायकता, विकास तथा जोखिम को प्रभावित करते रहते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। व्यवसाय की प्रकृति, सक्रियता का मापदंड, तकनीक का विकल्प, तकनीकी उत्थान, विकास प्रत्याशा, विविधीकरण, वित्तीय विकल्प, सहयोग का स्तर। कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यवसाय की प्रकृति, संचालन का स्तर, व्यावसायिक चक्र, मौसमी कारक, उत्पादन चक्र, उधार विक्रय सुविधा, संचालन कार्य, कुशलता, कच्चे माल की उपलब्धि, विकास प्रत्याशा और प्रतियोगिता का स्तर और मुद्रास्फीति। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आशा करती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हमारा ये वीडियो ऑडियो लेक्चर का काम होता रहेगा। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू।